बोला मैंने कि रामायण के बारे में लिख रही हूँ और उन्होंने बोला सुनाओ। मैंने बोला नहीं नहीं मैं कुछ सुना नहीं सकती हूँ, मैं इसके बारे में लिख रही हूँ कि ओ बाबासी मोया गुरु मेरी शेषना वादोस। सबसे अच्छी बात वो थी कि मुझको मौका मिल गई भारत आने का और अनुभव करने का। जो हम कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आनंद। आनंद कहाँ से आता है? तो हमें पता नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। वो जो पत्थर है, जो पत्थरों में लिखा हुआ है, वो गा नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ी है जो विदेश से है लेकिन उतनी ही भारतीय हैं जितनी हम और आप हैं। इन्होंने बुल्गारिया की सोफिया यूनिवर्सिटी से इंडो यूरोपियन भाषा में बड़ी ही अनूठी थीसिस तैयार की, जिसका टाइटल था समकालीन यूरोपीय भाषाओं में संस्कृत में देवताओं के नामों से बने शब्द। इसके बाद इनकी भारत और भारतीय संस्कृति में रुचि जगी तो ये पश्चिम के एक विद्वान फर्डिनेंड डी सॉसर, जो संस्कृत का अध्ययन करने के लिए जर्मनी गए थे, उनके नक्शे कदम पर जर्मनी भी गई और बर्लिन में हमबोल्ट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में संस्कृत शैली पर रिसर्च प्रोजेक्ट में काम भी किया। इन्होंने भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत का भी अध्ययन किया है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारी आज की विदेशी मेहमान ने सेमियोटिक्स के रिसर्च सेंटर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी काम किया और इस दौरान इन्होंने भारतीय नृत्य में हाथ के हाव भाव की भाषा पर अपना खुद का रिसर्च तैयार किया। बर्लिन के टेक्निशे यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्लावोनिक और उग्रो फिनियन स्टडीज डिपार्टमेंट में सालों तक काम किया है। इन्हें देश दुनिया में कई अवार्ड से भी नवाजा गया। नाम है इनका बिलियाना मुलर, जो जर्मनी से इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है मैम आपका। प्रणाम जी, नमस्ते। मैं बहुत आभारी हूँ आपके बीच में होने के लिए और अपना अनुभव जो है आपके साथ इस बारे में बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी जो बिलियाना मुलर जी के बारे में मैंने आपको जो परिचय दिया है, ये जो है इनके परिचय का एक छोटा सा अंश है। इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। बातचीत बहुत सारी करेंगे बिलियाना जी आपके साथ में, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बल्गेरिया से जो है आपके रूट्स जुड़े हुए हैं, जर्मनी में आप रहती हैं, हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेती हैं? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, मैं अच्छी नहीं बोल लेती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने सीख बहुत ली, अच्छा हिंदी बोल रही है। बल्गेरिया में सीख ली। बल्गेरिया विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और मैं पहली विद्यार्थी हूँ। वस्तुतः सबसे पहली विद्यार्थी हूँ हिंदी की। और जो इंडोलॉजी बोलते हैं, मतलब भाषा ही नहीं लेकिन इतिहास, साहित्य, सब कुछ जो देश से संबंधित है मैंने वो ही सीख ली, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक परस्पर सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और बाद में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आई थी तो इसी ही प्रोग्राम में काम कर रही थी, बल्गेरिया के बारे में पढ़ाने के लिए। मतलब जो मैंने सीख ली इंडिया के बारे में, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में बल्गेरिया के बारे में सिखा रही थी। लेकिन देखिए, आमतौर पर जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा पहला अप्रोच ये होता है कि हम कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे हम अच्छा अर्न कर सकें। लेकिन आपने जब पढ़ाई करनी शुरू की तो भारत के प्रति आपका झुकाव कैसे शुरू हुआ? हिंदी भाषा और ख़ास तौर से संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये सुना है कि आप जो है संस्कृत में आपने काफ़ी कुछ रिसर्च किया हुआ है। तो संस्कृत भाषा को लेकर के आप में इतनी जिज्ञासा कैसे पैदा हुई? ये थोड़ा क्रम बताएं आप कि किस तरीके से संस्कृत के प्रति आपका लगाव पैदा हुआ। बात एकदम से नहीं हुआ, तो कदम 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 बहुत कदम हुए हैं। मेरा दादाजी योग आसन से बहुत बड़ी रुचि लेते हैं और बहुत योग आसन करते थे और मैंने सोचा मैं उससे बेहतर हो सकती हूँ, उस भाषा सीख सकती हूँ और कुछ उसको सिखा सकती हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझको सिखाते थे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसके ज़्यादा पढ़ लूँगी, सीखूँगी और मैं बचपन से इसमें रुचि लेती थी। जी। और बाद में विश्वविद्यालय में हिंदी
सीखना शुरू की और संस्कृत भी। जी और बाद में भारत में आई थी और मौका भी मिल गया है इसका अनुभव का। जी आप मैं आपको एक संस्कृत विद्वान के तौर पर जो है यहाँ पर दर्शकों से आपका परिचय कराना चाहता हूँ कि आप जो है एक संस्कृत के विद्वान हैं और आपकी जो रिसर्च है वो दुनिया में जो कुछ यूनिक रिसर्च है खासतौर से संस्कृत भाषा को लेकर के, संस्कृतियों को लेकर के आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो थेसिस है वो बड़ी यूनिक है। अब जैसे कि आपने एक रिसर्च किया था अपना जिसमें आपने ये बताया कि संस्कृत में जो देवताओं के नाम जो हैं वो जो है किस तरीके से यूरोपीय शब्दों से डिराइव्ड किए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए है क्या। मैं तो जब इसके बारे में थोड़ा सा समझने जानने की कोशिश कर रहा था, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं आपसे जब बात होगी आपसे तो इसके बारे में आपसे विस्तार से जानूंगा। ये है क्या, आपको ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे, क्या है आपके थीसिस के अंदर? हाँ, आप जानते होंगे कि वो जो इंडो यूरोपियन भाषाएं जो बोलते हैं या इंडो जर्मन भाषा बोलते हैं, मतलब उनका एक मूल्य है जो सब भाषाओं के लिए है। और वो जो भाषाएं बाद में विकसित हो गए हैं तो एक ही मूल्य से उत्पन्न हुआ है। तो वो जो मूल्य है मैंने इसको देख लिया है कि वो क्या है और कहाँ से आया है, संस्कृत से आया है या इससे पीछे कुछ हुआ। जैसे ही जो देवता जो हैं उनके नाम जो हैं, लेकिन उनका नाम जो है तो सरल भाषा में भी होता है, उनसे शब्द जो है संबंधित हैं। और वैसे ही संस्कृत में बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व में जो है सब कुछ संबंधित है। और मैं इस मूल्य के बारे में ढूंढ रही थी और लिख रही थी वो अध्ययन। जी एक उदाहरण बता सकती हूँ। वो अग्नि जो है संस्कृत में, वो अग्नि जो है वो बल्गेरियन में अग्नि बोलते हैं, जो अग्नि में डालते हैं वो जो सैक्रिफाइस के लिए, कुर्बान के लिए। तो शब्द बदलते हैं लेकिन मूल्य रहता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए जो इनकी रिसर्च है जो अपने आप में बड़ी ही अनूठी है, समकालीन यूरोपीय भाषाओं में संस्कृत में देवताओं के नामों से बने शब्द, ये इनके जो रिसर्च है उसका इन्होंने टाइटल ये दिया था। अब देखिए आप खुद अंदाजा लगाइए कि बल्गेरिया दुनिया के किस कोने में है, हिंदुस्तान वहां से कितने हजार किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसे बुलियाना जी ने बताया कि जो अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द जो है बल्गेरियन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब भी अग्नि होता है। और यहाँ पर जो संस्कृत भाषा जो पनपी हिंदुस्तान में, तो यहाँ पर भी जो है इसको अग्नि कहा गया। तो ये जो भाषाओं की जो दूरियां थीं, इनको जो है कहीं ना कहीं बुलियाना जी ने समेटने की कोशिश की है, उसे और करीब से जानने, उसे और नज़दीक लाने की कोशिश की है अपनी इस रिसर्च के जरिए। बड़ी ही दिलचस्प जीवन आपकी है जितना मैं आपके बारे में पढ़ रहा था बुलियाना जी। संस्कृत के बारे में और थोड़ा बताएं आप, आपके रिसर्च के अंदर और कौन कौन सी ऐसी रोचक बातें हैं जो हमारे दर्शकों को लगता है कि बताना चाहिए आपको? तो मैंने शुरू से ही बताया कि सबसे अच्छी बात वो थी कि मुझको मौका मिल गई भारत आने का और अनुभव करने का। तो एक बात ऐसी है, जब मैं पहली बार आई थी मेरे रिसर्च के बारे में बातें करने के लिए, एक विद्वान से मिली और उनसे बोला मैंने कि रामायण के बारे में लिख रही हूँ। और उन्होंने बोला सुनाओ। मैंने बोला नहीं मैं कुछ सुना नहीं सकती हूँ, मैं इसके बारे में लिख रही हूँ कि व्याकरण क्या है, वो क्या है। और उन्होंने ठीक है लिख रही हो, लेकिन आनंद कहाँ से आता है? तो इस बातचीत में मुझको पता गया है कि जो हम कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है ही आनंद। आनंद कहाँ से आता है? वो ऊंचे स्तर पर हो सकते हैं, वो नीचे स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन आनंदपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल। और संस्कृत भाषा को लेकर के जो आपका लगाव है वो खास तौर से यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ। संस्कृत में कुछ ऐसा है कि कोई मंत्र है जो आप के करीब हो बहुत और जो आप पे बहुत जिज्ञासा पैदा करता हो, या संस्कृत के जो मंत्र हैं क्या उनका कोई जुड़ाव बल्गेरिया से या जर्मन भाषाओं से कुछ ऐसा रहा हो जो आप बताना चाहें?
मैं वो ही सोच रही हूँ कि वो संपर्क जो है बल्गेरिया और भारत के बीच में, वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। तो इसलिए जब मैंने शुरू किया अध्ययन करने का, मैंने मंत्रों के बारे में अध्ययन किया। और बल्गेरिया इससे मशहूर है कि वो आवाज जो है, स्त्रियों की आवाज जो है, वो भी ओ में भेज गई है। और एक गाना है बल्गेरियन, मशहूर गाना है, उनका गीत है Ubavasi moja goro mirišeš na mladost। सिर्फ दिखाने के लिए कि गीत कैसे चल रही है। और एक मंत्र है, बहुत मशहूर मंत्र है, गायत्री मंत्र। और मैं सोच रही हूँ कि उसका गीत वो ही है, आप सुनिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब जब ऊंची आवाज है तो स्वर्ग है, जब नीचे जाता है वो गीत से भी पहचान आता है कि भाव क्या है। तो वो ही मेरी बात है, पता नहीं है आपको कैसा लगता है, लेकिन ये बात, ये जो आप ही जो बात बता रही हैं बुलियाना जी, ये जो है मैं पहली बार सुन रहा हूं। और जो कड़ी आपने यहाँ पर संस्कृत और बल्गेरियन भाषा की जोड़ने की जो एक कोशिश की है, और जो तथ्य है उनको जिस तरीके से आपने हाईलाइट किया है, मेरी जो जिज्ञासा है इसको लेकर के और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अक्सर जो है हम इस तरह के जो मंत्रोच्चार हैं अपने घर में करते हैं, अपने बच्चों से करवाते हैं, ये हमारे घरों की संस्कृति रही है, परंपराएं रही हैं। लेकिन इसका जो जुड़ाव आप साबित कर रही हैं, जो आप बता रही हैं कि किस तरीके से भारत की संस्कृत भाषा और बल्गेरिया की जो नेटिव लैंग्वेज है उनका आपस में किस तरह का कनेक्शन रहा है, ये बड़ा ही एक रोमांच भी पैदा कर रहा है, जिज्ञासा भी पैदा कर रहा है। कुछ और बताएं, मुझे आपकी बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। आप बताइए, आप संस्कृत के विद्वान हैं। वो रास्ता है, वो एक परिणाम नहीं है। मतलब रास्ता तो चलना है। और जैसे ही आपने बोला, जिज्ञासा होना चाहिए इस रास्ते को जानने के लिए और ढूंढने के लिए कि संपर्क किधर है, कब, कहाँ से आया है, लोगों से बातें करना, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ नहीं है और उस वक्त कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं थे। तो हमें पता नहीं है क्या हुआ, कैसा हुआ। वो जो पत्थर है, जो पत्थरों में लिखा हुआ है, वो गा नहीं सकते हैं। तो लोगों से बातें करनी है और देखना है कि क्या मिलेगा, क्या संपर्क मिलेगा, संपर्क किस स्तर पर है और इससे आगे क्या कर सकते हैं। जी, अतीत के पन्नों में बहुत कुछ है जो पत्थरों पर उकेरे गए, जो ताम्रपत्रों पर उकेरे गए, जो शिलालेखों पर उकेरे गए। उन पन्नों को पलटने वाला कोई नहीं है। दुनिया के बहुत कम ऐसे विद्वान हैं जो इस तरह की रिसर्चेस पे काम कर रहे हैं, इस तरह की थेसिस तैयार कर रहे हैं। तो बुलियाना मिलर जो हैं, उन्हीं कुछ विद्वानों में से, दुनिया के कुछ चुनिंदा विद्वानों में से एक हैं जो इस तरह की थेसिस, इस तरह की रिसर्चेस पे जो है काम कर रही हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्राचीन संस्कृति है और बुल्गारिया की जो उस दौर की नेटिव लैंग्वेजेस हैं, उसको किस तरीके से आपने परत दर परत जो है खोलने की कोशिश की है। तो ये जो है आपका रिसर्च अपने आप में दुनिया के कुछ अनूठे रिसर्चेस में से एक माना जाता है। आपको कई जो है देश दुनिया में कई बड़े अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं इस दिशा में काम करने के लिए। हिंदुस्तान में आप आई तो भारत में जो है यहाँ पर आपका अनुभव कैसा रहा? आपने इससे पहले जो है भारत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि आप संस्कृत का अध्ययन आपने जर्मनी में किया है। तो जर्मनी में संस्कृत का अध्ययन करने के बाद जब आपका हिंदुस्तान आना हुआ तो आपने क्या पाया, क्या कुछ दिखा आपकी अपनी नजरों से? हाँ, वो ही जो मैंने बोला कि जो हम जर्मनी में पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। तो आनंद मिलने के लिए हिंदुस्तान में आना है। जी बिल्कुल, भाषा की एक आत्मा होती है। आप सिर्फ जी आप सिर्फ अगर भाषा का अध्ययन करते हैं तो शायद वो आपको रसहीन लग सकती है, लेकिन उस भाषा का जुड़ाव जहां से है, वो भाषा जहां पर विकसित हुई है, जहां पर पनपी है,
जहां पर उसका विकास हुआ है, जब आप वहां पर आते हैं तो उसका रस वहां पर आपको मिलना शुरू होता है। उस भाषा की आत्मा से आप अपने आप को आत्मसात कर पाते हैं। बिलियाना मुलर जी वो बता रही हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपको कई बार आमंत्रित किया जाता रहा है, कई साल आपने यहां पर भी काम किया। तो भारत में आपके काम का अनुभव कैसा रहा? क्या आपने यहां पर भी आके कोई रिसर्च अपनी आगे बढ़ाई? रिसर्च के लिए कोई समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत बहुत करना है। जब आप एक विदेश में जाते हैं, बहुत अलग चीजें करनी है, और वीजा मिलना है, पेपर सबमिट करना है, तो एकदम समय गायब जाता है। लेकिन बहुत से लोग मिले मैंने, और बातें की, और आनंद मिला, तो जी इसलिए बहुत आभारी हूँ। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो उनकी तरफ से लगातार कुछ सवाल आ रहे हैं कि मुलर जी से जो है ये सवाल ज़रूर आप पूछिए कि भारत जो है बल्गेरिया से हो या जर्मनी से हो, कोसों मतलब कि हजारों किलोमीटर, हजारों मील की दूरी पर मौजूद है। सांस्कृतिक आदान प्रदान उस तरीके से नहीं हो पाते जिस आधार पे होना चाहिए। तो आपकी अपनी नज़रों में, क्योंकि आपने कई दशकों तक जो है इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम विषयों पे काम किया है, तो आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि जो कनेक्शन आप जोड़ रही हैं बल्गेरिया से, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज से, संस्कृत की, तो क्या इसको करीब लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से और बल्गेरियन गवर्नमेंट की तरफ से किस स्तर के प्रयास किए जाने चाहिए, जो आपको लगता है कि ऐसा हो तो अच्छा रहेगा? सबसे पहले लोगों से प्रयास करनी है, मतलब लोगों को पता होना है कि जिज्ञासा होना चाहिए कि हम आगे जाना चाहते हैं, हम इसके बारे में कुछ जानकारी मिलना है हमें। तो अगर इच्छा है तो रास्ता निकल जाएगा। जी बिल्कुल। इच्छा है तो रास्ते निकल जाते हैं, मंजिलें आपको मिल जाती हैं। संस्कृत की जहाँ तक बात है, तो संस्कृत को दुनिया ने माना है कि ये कंप्यूटर के लिए जो है सबसे सटीक भाषा है दुनिया में, और संस्कृत को जो है कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, और ये वैज्ञानिक भाषा है दुनिया की, और इसका अपना जो है एक इतिहास रहा है। तो यहाँ मुलर जी जो है उस पर तमाम पहलुओं पर काम कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मुलर जी, थोड़ा सा आप बातचीत का रुख हम थोड़ा सा बदलते हैं यहाँ से। भारत आप आई, तो भारत में जब आप आते हैं तो सिर्फ यहाँ के बारे में आपको पता ही नहीं चलता, आप और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे आपका अपना जीवन भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। हमने कुछ तस्वीरें देखी थी आपकी, जिसमें आप कुछ नृत्य की मुद्राओं में खड़ी थी, वो क्या है? कि आप उस पर भी कोई रिसर्च कर रही हैं? हाँ जी, मैं भाषा को सिर्फ वो जो हम बोलते हैं नहीं समझती हूँ, भाषा सब कुछ है। हम हाथों से भाषा बनाते हैं, हाथों से चिन्ह बनाते हैं, और जैसे ही आपको पता होगा, नृत्य में भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि हम हाथों से मुद्रा बना के, हस्त बना के कैसे एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में मैंने अध्ययन किया है और लिखा उसके बारे में, और आशा है कि हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आप दर्शक जो समय हमें यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों ने भारत की जो पुरानी नृत्य शैली जो है, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कथकली हो, चाहे कथक हो, आपने वो सारी नृत्य की मुद्राएं देखी होंगी। उन मुद्राओं के अंदर जो है हाथों की भाव भंगिमाएं बहुत रहती हैं। जो हाथों की मुद्राएं बनती हैं, तो वो अपने आप में एक भाषा के स्वरूप में है, बहुत कुछ वो बता रही हैं। आपने शायद कभी उस नज़रिए से उस क्लासिकल डांस को नहीं देखा होगा, लेकिन बिलियाना मुलर जी का जो एक रिसर्च है, उसमें इन्होंने खास तौर से भारतीय नृत्य शैली में हाथों की जो मुद्राएं हैं, वो मुद्राएं क्या कहती हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक खास रिसर्च किया हुआ है। जी आप और बताइए इसके बारे में, मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूँ सुनने के लिए। बात बहुत गंभीर है। बात बहुत गंभीर है, क्योंकि वो मुद्राएं जो है वो आज की नहीं है, वो पुरानी भी हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो नाट्य शास्त्र भारत मुनि के ने लिखा हुआ है, मतलब लिखा नहीं है, वो ओरल है, मतलब बताया गया है।
और जैसे ही भाषा विकसित जाता है, जैसे संस्कृत विकसित गया है, अभी बहुत सारे भाषाएं हैं जिससे मिले हुए हैं, वैसे ही मुद्राएं जो है वे भी विकसित जाते हैं। जो पुरानी उसका पुराना महत्व जो है अभी अलग बनता है। आज की शैलियां जो है उनका उपयोग अलग है, क्योंकि सब कुछ विकसित जाता है, एकदम पत्थर नहीं है। तो इसलिए आराम से देखना है, ध्यान से देखना है कि उसका महत्व क्या है। तो मैंने लिखा है कि हस्त जो है और मुद्र जो है, इसका फर्क क्या है हस्तों और मुद्राओं, क्योंकि हस्त जो है और मुद्र जो है नृत्य में नहीं, योग में भी बहुत सारे पुराने किताबों में विषय है। जी बिल्कुल। और जहां तक संस्कृत की बात है, ये बड़ी विडंबना मैं इसको कहूंगा कि संस्कृत जो है हमारे देश की अपनी भाषा रही है। बहुत से ग्रंथ इसी भाषा में रचे गए हैं, बहुत कुछ है, बहुत सा ज्ञान है। लेकिन हम भारतीयों की नज़रों में जब हम संस्कृत की जब बात करते हैं, तो हम भी स्कूलों में संस्कृत पढ़ा करते थे। हमें लगता था कि भैया कैसे भी करके 8वीं पास हो, संस्कृत पढ़ने को ना मिले दोबारा से। लेकिन दुनिया ने संस्कृत का महत्व जाना। अब जैसे कि बुलियाना मुलर जी जो हैं, वो जर्मनी से इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संस्कृत में ही इन्होंने कितना कुछ रिसर्च किया हुआ है, दुनिया ने इनके रिसर्च को सराहा है। ये संस्कृत की बड़ी विद्वान है दुनिया में। तो संस्कृत को की जो का महत्व जो है दुनिया ने जाना है। खासतौर से जिस जर्मनी की जमीन पर इस समय बुलियाना मुलर बैठी हुई हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जर्मनी के जो उस समय जो डिक्टेटर थे एडोल्फ हिटलर, उन्होंने जो है भारत के स्वास्तिक को अपनी सेना का पहचान चिन्ह बनाया था। इसको वहां की भाषा में फिलफॉट कहा जाता है, जिसको हम लोग स्वास्तिक कहते हैं। और स्वास्तिक को उन्होंने इस तरीके से आत्मसात किया, इस तरीके से अपनाया कि जब एक जर्मन सैनिक सैल्यूट मारे तो वो स्वास्तिक तिरछा नहीं होना चाहिए, सीधा दिखाई देना चाहिए सामने वाले को। इसलिए आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि जर्मन सैनिकों के बाजू पर जो है तिरछा स्वास्तिक आपको दिखाई देता था, ताकि जब भी कोई व्यक्ति सैल्यूट मारे तो वो तिरछा स्वास्तिक सीधा हो जाए। तो हम लोग स्वास्तिक कहते हैं, वो लोग वहां पर उसको फिलफॉट कहते हैं। सिर्फ भाषा का ही थोड़ा सा अंतर है। और खासतौर से जर्मनी में जो है संस्कृत भाषा को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और बुलियाना मुलर की जो रिसर्च है, मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूं कि इस दिशा में वो एक विदेशी होते हुए भी इतनी गंभीरता से उन्होंने अपने जीवन के कई दशक समर्पित कर दिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आई हैं और यहाँ पर भी आपको कई बार आमंत्रित किया गया है कि आप आइए, यहाँ पर पढ़ाइए। आपका भारत में अनुभव कैसा रहा? यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बातें लगी आपको कि जो आप अपने दिल में समेट करके वापस जर्मनी लौटी? आपने क्या देखा हिंदुस्तान में अलग? बात ऐसी है कि मेरा दिल वापस कभी नहीं लौट आई, मेरा दिल भारत में ही है। तो ऐसे नहीं है कि मैं इसको लौट आई, लेकिन बहुत आभारी हूँ कि यह मौका मिल गया है और आशा है कि दोबारा भी मेरा शरीर आ सकता है भारत में, क्योंकि वो दिल उधर ही है। और मतलब वो कुछ खास चीज ऐसा नहीं पकड़ सकती हूँ, ये पूरा जीवन है। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा भावुक होता हुआ भी देख रहा हूँ। भारत के प्रति जो आपका प्रेम है, जो भारत के प्रति आपका लगाव है, और बेशक आप जर्मनी में रहती हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही आज आपका जब परिचय दिया था, मैंने कहा था कि आप भारत की ही बेटी हैं। बेशक से आप जर्मनी में रहती हैं, आप जर्मनी से बिलोंग करती हैं, लेकिन आप भारत की ही बेटी हैं। जितना आपने भारत को अपनाया है, भारत ने भी आपको खुले हाथों से उसी तरीके से स्वीकार किया है, उसी तरीके से अपनाया है। हम सभी भारतीय लोग जो है आपका जो है खुली बाहों से स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि बुलियाना मुलर वापस जो है हिंदुस्तान लौटें। और मेरा वादा है मैम आपसे, जब भी आप दिल्ली लौटेंगी तो स्टूडियो में मैं आपको आमंत्रित करूंगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से लगातार जो कमेंट्स की बौछार आ रही है, मैं उसको कुछ को तो पढ़ पा रहा हूं, बहुत कुछ ऐसा जो पढ़ भी नहीं पा रहा। और जिस तरीके से आपके लिए सवाल वो लगातार दाग रहे हैं, जिस तरीके से आपका वेलकम कर रहे हैं, मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि भारत जो है आपको खुली बाहों से आमंत्रित करता है। आप हिंदुस्तान आइए और हम आपसे यहाँ पर फिर मुलाकात करेंगे। और अगली मुलाकात आशा है कि स्टूडियो में आमने सामने होगी, तब हम और बहुत कुछ बातें आपसे करेंगे।
आपने अपना कीमती समय हमें दिया और जर्मनी से आप खासतौर से नवभारत टाइम्स के दर्शकों के लिए जुड़ी हैं। आपने समय निकाला, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं बहुत आभारी हूँ जी। और आशा है कि मिलेंगे। जी शुक्रिया मैम। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं जाए नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।